हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ हिस्ट्री में। तो आज से हम क्लास 11th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। तो आपको पर डे एक एक वीडियो मिलेगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे सेट का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें क्या क्या होता है, सेट का यानी समुच्चय का डिफिनीशंस क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट सेट मीन्स होता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समूह से। तो समुच्चय का परिभाषा क्या होता है समझते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसका जब एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। जैसे आपको अगर कह दिया जाए वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आप जानते हैं कि वर्णमाला जो होता है अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी आप किसी से भी पूछेंगे अगर स्वर के बारे में इंग्लिश में अगर आप वॉवेल पूछ रहे हैं तो कोई भी क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू। तो इसीलिए परिभाषा में बताया गया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, यानी एक ऐसा संग्रह होना चाहिए जो हमेशा क्या हो, ट्रू हो, कभी वो बदलना नहीं चाहिए। अभी आपसे बात किया जाए कि क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या, तो क्या बताया जाएगा, 11। आप चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे वो क्या बताएगा, 11 ही बताएगा। यानी एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका कलेक्शन कभी बदलना नहीं चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हमेशा आप यही बताएंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 टू इनफाइनाइट। तो एक ऐसा वस्तुओं का समूह होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, वो क्या बोला जाएगा, समुच्चय बोला जाएगा। आप ऐसे भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं। जैसे साल में जो महीनों का समुच्चय होगा, यानी टोटल 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ये भी एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी समुच्चय को प्रदर्शित करने का नियम क्या होता है, या समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली समुच्चय का जो रिप्रेजेंट करने का यानी प्रदर्शित करने का जो मेथड है, दो मेथड है, दो नियम है। पहला होता है टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, यानी सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। दूसरा जो आपका होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दो मेथड होते हैं, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप होता है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है। अभी इन दोनों का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सारणीबद्ध या रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो समुच्चय है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपके पास कोई सेट है तो उसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, जहाँ यहाँ पे जैसे प्राकृतिक संख्या दिया था तो उसके संग्रह को किससे डिनोट करते हैं, एन से। उसी प्रकार से आप किसी अन्य सेट को ए से, बी से, सी से, डी से, यानी कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, ए से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, समुच्चय को एक कर्ली ब्रैकेट में दिखाया जाता है। यानी कोई भी समुच्चय आपको लिखना हो तो उसको किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और ये जो देख रहे हैं ए ई आई ओ यू, इसे समुच्चय के अवयव बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है, समुच्चय का अवयव। अवयव का मतलब है एलिमेंट। तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यानी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इसे मौजूदा कोष्ठक कहते हैं। तो इसे बोलेंगे टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, यानी ये सारणीबद्ध रूप होता है। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी एक्स यहाँ पे इस प्रकार है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। ये आपका बोला जाता है सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि का मतलब होता है यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे होते हैं उसी का क्या होता है, डिफिनीशन। अगर आप ध्यान से देखें तो यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो यक्स का यहाँ पे क्या है, परिभाषा है।
तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से लिखा हो तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू की बात हो रही है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ क्या होते हैं, 5 ही स्वर होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट लिखा गया है, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में अवयवों यानी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि एप्पल को आप लिखना है समुच्चय निर्माण मेथड से, तो आप क्या किए, ए इक्वस टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट में APLE। अब ए नहीं कि यहाँ पे P 2 बार है तो आपको A, P और P लिखना है, ऐसा नहीं करना है। आप कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। जनरली आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आप जब भी लिखेंगे किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से। और लिखने का तरीका क्या होता है, आप मौजूदा कोष्टक लगाएंगे, जो भी एलिमेंट होंगे उसको कामा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी हर एक एलिमेंट से पहले लगा के कामा लगा के उसको लिखना। यानी समुच्चय 2 मेथड से प्रदर्शित किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट आपके एलिमेंट मिल जाएंगे, और समुच्चय निर्माण विधि में उसका क्या दिया रहेगा, डिफिनीशन। यदि किसी चीज़ का डिफिनीशन दिया हुआ है मैथमेटिक्स टर्म में, अगर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट यानी मझोले कोष्ठक के अंदर, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है। समुच्चय निर्माण विधि का मतलब होता है कि वहाँ पे उसका क्या दिया होता है, डिफिनीशन दिया होता है। अभी हम जिन समुच्चयों का अध्ययन किए थे वो सामान्य रूप से एक प्रकार का समुच्चय था, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में जो यूज करेंगे वो किस टाइप का समुच्चय का यूज करेंगे, मैथमेटिकल सेट्स यानी गणितीय समुच्चयों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि मैथमेटिकल सेट क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यह एक क्या है, मैथमेटिकल सेट है। इसे किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन इज इक्वल टू लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6, और कामा के बाद आप सिर्फ 3 ही डॉट लगाएंगे, ये नहीं कि आप जितना चाहें लगाएं, 3 ही डॉट से आगे की नंबर्स डिनोट किए जाते हैं। दूसरा आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो ये आपको पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर कहीं भी आपको इस तरीके से दिखाई दे जेड प्लस, तो जेड प्लस से मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। अगर जेड माइनस कहीं पे लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। अगला आपका दिया हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, और ये होता है 0 1 2 3 4 5, इसके बाद भी डॉट डॉट आप क्या करेंगे, लगा देंगे। फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे Q से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसे T से डिनोट करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसे R से डिनोट करते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का जो जनरली साइन होता है, ये बिलोंग्स टू इसे पढ़ते हैं, ये उसका साइन है, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और ये उसका क्या है, साइन है। यदि मान लीजिए ऐसे कहीं दिया हुआ है 1 और ये साइन बना के दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित, यानी एक जो है किससे रिलेटेड है, ए से है, ए में है वो एलिमेंट, ऐसा समझ लीजिए। 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे उसको क्या किया गया है, काट दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी बिलोंग्स का चिन्ह बना के ऐसे एक एरो लग गया है तो इसे कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 5 जो है ए में बिलोंग नहीं, यानी ए से संबंधित नहीं है। मान लीजिए सपोज डेट अगर ऐसा लिखा जाता 1 बिलोंग्स टू एन, तो क्या बोला जाता है, एक जो है नेचुरल नंबर से संबंधित है, और ये बात क्या है, ट्रू है। आप अगर ऐसे कहीं देखें 1 बिलोंग्स टू W, यानी 0 किससे संबंधित है, होल नंबर से संबंधित है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे लिखना रहेगा उसे।
यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट लिया गया है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप का मतलब होता है सारणीबद्ध रूप। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू और फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अर्थात यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे एक्स का तो लिख सकते हैं एक्स की जो वैल्यू आएगा ये माइनस से ट्रांसफ़र करेंगे प्लस हो जाएगा टू, और ये प्लस है तो माइनस वन। तो इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू एंड माइनस वन। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमेशा छोटे से बड़े के टर्म में लिखेंगे। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर सपोज डैट इसको कहीं ऐसे लिख दिया गया माइनस वन माइनस टू, यानी समुच्चय में क्रम से कोई महत्व नहीं होता है। या आप चाहें तो ए इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं टू माइनस वन, कोई भी एलिमेंट मान के आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेट को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर टू आपका है समुच्चय ए इक्वल्स टू दिया है 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण विधिया रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। आप तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सेट को 1 4 9 16 25 और फिर आपका क्या है डॉट करके दिया हुआ है। तो इनको देख के ये क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। वन का स्क्वायर फिर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर किया गया है तो क्या होगा आपका यहाँ पे वन, फिर टू का स्क्वायर किया गया है फोर हुआ है, थ्री का स्क्वायर आपका नाइन, फोर का स्क्वायर हुआ है तो 16, फाइव का स्क्वायर किया गया 25, सिक्स का स्क्वायर आगे होगा। तो इसको आपको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स। एक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या लिख सकते हैं, एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी दूसरा ऑप्शन करके अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे एन। इससे क्लियर हो गया कि एन इस प्रकार है कि वो क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी एक क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।